हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इन सारे वीडियो का क्वेश्चन आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह वॉल्यूम 2 का रुक्मणी प्रकाशन का है। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आखिर तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2024 में अगर बात किया जाए तो यह ओलंपिक जो है फ्रांस में आयोजित किया जाएगा ग्रीष्मकालीन। इससे पहले जो 2022 वाला था तो टोक्यो में हुआ था, उसमें भारत की ओर से नीरज चोपड़ा एक गोल्ड मेडल जीते थे। कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फ्राडे पदक से सम्मानित किया गया है। तो फ्राडे पदक की बात किया जाए तो किस वैज्ञानिक को दिया गया है, तो देखिए यह हो जाएंगे आरोग्य स्वामी पॉल राज को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। तो भारत और कोरिया गणराज्य के बीच 50 साल पूरा हो चुके हैं, जिसके लिए भी हाल ही में जश्न मनाया है। तो प्रश्न नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो सार्क की अगर बात किया जाए तो इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। वहीं बात किया जाए कि सार्क के मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का जो मुख्यालय है। इसमें अगर बात किया जाए तो इंडिया के जितने भी नेबर में पड़ोसी कंट्री है तो सब हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। तो इन सारे जो कंट्री हैं जो सार्क के इसमें सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्री ट्रॉफी यानी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है। तो राजा बलिंद्री ट्रॉफी है तो यह किसने जीता है, तो यह महाराष्ट्र ने जीता है 1994 के बाद प्रथम बार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है। तो डुरंड रेखा की बात किया जाए तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करता है। जब जिस समय पाकिस्तान 1947 तक पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, तो उस समय पहले ये इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करता था। देखिए भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो मैकमोहन हो जाएंगे। यहाँ पे अगर भारत और चीन रहता, पाकिस्तान चीन नहीं है, अगर भारत और चीन रहता तो मैकमोहन हो जाते हैं। और यहाँ नेपाल के साथ रेखा नहीं है और बांग्लादेश के साथ नहीं है। तो अगर वही बात किया जाए इंडिया और अफगानिस्तान की, तो मैंने बता दिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच रहता है। तो रेड क्लिफ आप लोग ध्यान रखते हैं, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो फॉरबिडन सिटी जो है चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। जो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक के अनुसंधान से। तो जितने भी रॉकेट छोड़े जाते हैं उसका वहाँ पे अनुसंधान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और भारतीय जो रॉकेट छोड़ने का जनक अंतरिक्ष को जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। ये भी प्रश्न स्टैटिक का प्रश्न है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान की बात किया जाए तो यह दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड की बात किया जाए तो मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मान बुकर पुरस्कार क्या है, कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए इस मान बुकर प्राइज की अगर बात किया जाए तो इसका शुरुआत हुआ था 1969 में। 1969 में एक और पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, दादा साहब फाल्के, जो कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। तो यह क्या बोल रहा है कि देखिए नोबेल पुरस्कार के बाद अगर नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो यह इसका शुरुआत 1901 में किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के उनके ही नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता था। अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ के आविष्कार किए थे, तो डायनामाइट के आविष्कार किए थे। अगर कुछ और पुरस्कार की बात कर लिया जाए तो देखिए भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1954 में स्टार्ट हुआ था। तो ये भी कुछ अलग से फैक्ट थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन या प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है। तो 2023 की अगर बात किया जाए तो भारत का 8वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए कि भारत के 2023 में हेनले पासपोर्ट में तो 85 हो जाएंगे, और यह 2024 में रिलीज हुआ है तो 2024 अगर बात करेगा तो इसमें 5 कम गया है, तो यानी 80 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो नोवा की बात की जाती है, राजधानी हो जाएंगे बेनिन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि लिखे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सहकारी भाषा माना गया है। तो देखिए 13 का हो जाएंगे कि यह 343 के जो आर्टिकल है उसमें इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एम्बेडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर इस पुस्तक की बात किया जाए तो इसका लेखक हो जाएंगे मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया हुआ, देखिए यहाँ पे स्तंभ है और मिलान करना है, तो इसका क्या हो जाएंगे, चलिए एक बार हम लोग मिलाते हैं। देखिए इसको और हम लोग छोटा कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ICAR यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी। तो शुष्क हम लोग याद करेंगे यानी एक तरह क्या हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो बीकानेर में सबसे ज्यादा मरुस्थल है, तो एक का ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ICR केंद्रीय कपास। तो सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे उपजाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कपास अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है, उपजाने से नहीं रिलेटेड है। देखिए नागपुर में हम लोग यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो चावल यह चल जाएगा कटक उड़ीसा में। और नेक्स्ट है कि ICAR यानी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, यह बेंगलुरु में हो जाएंगे। तो सारे ही सामने सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी राइट हो जाएंगे, यानी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूह का पहचान नहीं की जाती है। तो कौन सी कौन सी जाति की जनगणना में उसमें शामिल नहीं किया जाता है या समूह में पहचान नहीं किया जाता है। देखिए इसमें हो जाएंगे कि निरीह जातीय का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है। तो द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के अगर लेखक की बात किया जाए तो इसका सही हो जाएंगे WS फेयर सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो यहाँ है वह जो अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे उपस्थित है वह सभी जगह है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह कथन है, तो यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ में इस इस कथन को किस ग्रंथ में लिखा गया है। अगर इसका बात किया जाए तो महाभारत में यह लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वेदव्यास, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और रामायण का कौन हो जाएंगे, तो वाल्मीकि जी। कई प्रकार के हैं, लेकिन हिंदी वाले जो संस्कृत वाले रामायण हैं उनका वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो वह कौन सा एक्ट था। तो देखिए इस एक्ट की बात किया जाए तो यह एक्ट हो जाएंगे इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो आपने एक कहानी जरूर सुना होगा कि समुद्र के मंथन हुआ था तो उसमें सांप का जो रस्सी बनाया गया था, तो वो कौन सी सांप था। तो यह था वासुकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ठुमरी गायिका यानी गिरिजा देवी का संबंध है। तो ठुमरी गायिका के लिए यह प्रसिद्ध है गिरिजा देवी। तो इनका कौन से घराने से संबंध है। तो बिल्कुल सही हो जाएंगे बनारस घराने से। बनारस घराने से एक और भी चर्चित व्यक्ति थे, कौन थे, बिरजू महाराज। तो उनका भी संबंध बनारस घराने से था। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह एक जनजाति का यह प्रथा लोकप्रिय है, वह कौन सी जनजाति है। तो आपने देखे होंगे अक्सर सभी जो महिलाएं थी या पुरुष लोग राजस्थान में पहले ज़्यादा होता था, अब तो पूरे भारत में ऐसा है। टैटू इसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न युग में। तो यह प्रथा थी जो सबसे पहले कौन सी जनजाति में यह चलता था। तो यह भील जनजाति के लोग ऐसा करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से मृत ज्वालामुखी का पहचान करना है। देखिए यह माउंट पोपो ज्वालामुखी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन सा जीवमंडल सबसे ऊंचाई पे हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे खांगचेद जोंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। खांगचेंद जोंग है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यात के समान करना पड़ता है, तो उस देश को निर्यातों में सामना क्या करना पड़ता है। देखिए इसका हो जाएंगे कि विदेशी बाजार में लोचदार मांग जब हो जाए तो ऐसा करना पड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अगर वित्त आयोग की बात किया जाए तो यह गठन किया जाता है हर 5 वर्ष के लिए। प्रथम वित्त आयोग का स्थापना हुआ था 1952 में। कौन थे, तो केसी नियोगी थे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कर्तव्य संबंधित, यानी यह वक्त था जो किसने बोले थे, ऐसा कहे थे, तो यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह बात को कहा गया था। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो WS सीटरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो इन चारों में से सुमेल नहीं है। देखिए 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि बम्बई में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1905 में बंगाल विभाजन, तो ये भी 1905 में बंगाल विभाजन के लिए प्रस्ताव आया था लेकिन हुआ नहीं था। नेक्स्ट है कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, तो ये भी सही है। यहाँ दिया हुआ है कि 1930 में असहयोग आंदोलन, ये बिल्कुल गलत है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए एक तरफ दिया हुआ है ऋतु और दूसरे साइड दिए हुए हैं भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना, तो यहाँ पे मिलान करना है। चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। नेक्स्ट है कि बसंत, तो बसंत कब आते हैं, तो यह चैत्र वैशाख में। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रीष्म, तो ग्रीष्म ऋतु की बात किया जाए तो यह ज्येष्ठ आषाढ़ में हो जाएंगे। और यहाँ पे वर्षा है, तो वर्षा सर्वाधिक कब होते हैं। देखिए वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा बात किया जाती है सावन भादो हो जाएंगे, और शरद यानी अश्विन कार्तिक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिन में पूरा करनी होगी। तो इसके लिए 180 दिन का समय निर्धारित किया गया है, तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 61 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु आहत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिकता के रूप में सेवा प्रदान करनी होती है। देखिए इसके लिए दो शर्त होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाना है, तो उसके लिए या तो एक यहाँ पे शर्त दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष के लिए उसको वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष के लिए वहाँ पे वकालत। उच्चतम न्यायालय जैसे ही आएगा तो वहाँ पे 5 वर्ष वकालत, लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात रहेगा तो यहाँ पे 10 वर्ष, तो आप लोग समझिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस कंपनी या ठीक माफ कीजिएगा किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है। देखिए राज्यसभा में एक तो हो जाए कि राज्यसभा की जनसंख्या तथा वहाँ पे जीते गए कुल प्रतिनिधित्व जितना निकलेंगे उसमें 1000 से हम लोग भाग दे देंगे। तो इसके लिए हो जाएंगे कि राज्यसभा की जनसंख्या विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या बटा 1000। मान लीजिए कि जो किसी राज्य उसका जनसंख्या 10 लाख है, सपोज डेट मान लीजिए कि 10 लाख है, तो यहाँ पे निर्वाचित विधानसभा, तो यहाँ पे जैसे निर्वाचन 20 है तो हम लोग यहाँ 20 इसको कट करेंगे 1000 से भागा देंगे, तो उतने लोग राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग ले सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। यह कौन से अनुच्छेद में इस बात की चर्चा की गई है, तो देखिए इस
यह हो जाएंगे अनुच्छेद 74 के 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर अनुच्छेद 72 में बात किया जाए तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति इसमें निहित है 72 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो हुआ हुआ आंदोलन की बात किया जाए तो इसका प्रणेता हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, कि हुइन हा फूसो। कौन हो जाएंगे? हुइन हा फूसो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता था? तो एशिया के मरीज की बात किया जाए तो चीन को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखिए, लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मणी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है, यानी जो भी लिपि स्टार्ट हुआ है तो ब्राह्मणी लिपि से ही सारे लिपि का जो उद्गम हुआ है, कहा जाए तो प्रथम बार ब्राह्मणी लिपि को लिखा गया था। जेम्स प्रिंसिप जो उसे पढ़ा था। नेक्स्ट है कि हिंदी, गुजराती, मराठी और बांग्ला इन सारे भाषाओं का जो जन्म हुआ है तो ब्राह्मणी लिपि से, देवनागरी लिपि से बोला जाता है, हुआ है। नेक्स्ट, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ था। यह कथन जो कि असत्य है, तो असत्य यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर का मृत भाषा में शिक्षा की प्राप्त या सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयास करेगा? बेसिकली इस प्रश्न में यह कह रहा है कि जैसे कि किसी भी संविधान के अनुच्छेद में एक व्याख्या किया गया कि कोई भी एक क्षेत्र है, यहाँ पे अगर जो भी क्षेत्रीय भाषा सर्वाधिक बोला जाता है तो आप इस भाषा को वहाँ से संशोधन करवा के अपना मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। इस भाषा के लिए बात इसमें कही गई है। तो ये किस अनुच्छेद में यह बात कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 350 के क में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए हम लोग कथन को एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, जो कि यहाँ गलत है, 15 अगस्त नहीं 24 अप्रैल को हुआ था आप लोग, इसलिए पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं 24 अप्रैल को, तो कथन बी असत्य है। बाकी यहाँ दिया हुआ है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी गई थी, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय, जो कि क्या था, तो ग्राम पंचायत, और एक था ग्राम पंचायत था, जिला पे था और स्टेट पे था, तो इस तरह से त्रिस्तरीय में बांटा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, तो यह सही है। यहाँ पे पूछ रहा है कि बिल्कुल डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध बताएं। तो योजना अवकाश कब लगा था प्रथम बार? तो 1966 से 69 के बीच। यह पंचवर्षीय, तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद यह मतलब योजना अवकाश आ गया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था, बिल्कुल सही है, और प्राथमिक कृषि पे। नेक्स्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्पर्धा की अवधारणा को प्रारंभ किया, जो कि कथन बिल्कुल सही है, तो एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वार्मा अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेज ने असम को हड़प लिया था, तो उस कौन से संधि के तहत असम को हड़प लिया था? तो उस संधि का नाम था याडाबू की संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका अगर बात किया जाए, देखिए इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे हुआ था, यह बिल्कुल सही है। योजना आयोग कब आए थे? तो यह 1950 में आया था योजना आयोग, और नीति आयोग इसका स्थापना 2015 में, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, तो जो नहीं, जो कि वर्तमान का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, पीएम। नेक्स्ट है कि इसका गठन जनवरी 2015 में, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह सरकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है और यह गैर संवैधानिक है, एक कथन ये भी देता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, या दांडी यात्रा दांडी यात्रा किस जिले से स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी? तो यह हो जाएंगे नवसारी जिला, जो कि 1930 में
यह नमक कानून को तोड़ने के लिए यह चालू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है। तो उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग से संबंधित है, देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे भूरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत के सबसे लंबा सड़क रेल पुल को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बोगीबील ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो यह हो जाएंगे केरल राज्य में। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल राज्य ही है। नेक्स्ट है कि सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो सीसी शहर और इस सीरी दुर्ग की बात किया जाता है, निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। शेरशाह सूरी जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था, तो यह संशोधन किया गया था 1988 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इस पादप को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे जो मुख्य रूप से जलीय होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक तत्व को समस्थानिक यानी आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं, तो आइसोटोप की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भिन्न होते हैं, उसे आइसोटोप कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक माने जाते हैं, यह माने जाते हैं फाइलेरिया के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि धमनी छोटी नालिका में विभाजित होती है और ऊतक तक पहुंचने पर वे नामक जो अत्यंत पतली नालिका में विभाजित हो जाती है, यह हो जाते हैं केशिकाओं में, केशिकाओं नामक अत्यंत पतली झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग जानते हैं ल्यूकेमिया से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ल्यूकेमिया बीमार। नेक्स्ट है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो अगर खोपड़ी में बात किया जाए तो 29 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित किसमें सल्क होते हैं, तो पीसीज में और सरीसृप में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष का छाल का प्रयोग किया जाता है, यह कौन सी बीमारी हो जाएंगे, तो हृदय रोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, तो अगर मानव शरीर की बात किया जाए तो इसका पीएच रेंज होता है 7.35 से 7.45 तक होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इस उपकरण का नाम है विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आपस किस समूह पाते हैं, तो समूह 18 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पे निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्ति या मुक्त घोषित कर दिया गया है, देखिए यह बीमारी हो जाएंगे पोलियो, 2014 में पोलियो मुक्त भारत घोषित हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कंडली या गति की दिशा होती है, तो कैसा होता है कंडली और गति की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, तो पशु हार्मोन की बात किया जाती हो जाएंगे इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रिकॉम्बिनेंट यानी डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई है, तो कौन सा तकनीक हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे डीएनए अंगुली मुद्रण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीमेल में जब आप कोई ईमेल प्राप्त करते हैं तो उसी मेल में जवाब में और केवल मूल प्रेषक को भेजना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा उसको, तो देखिए उस समय आप रिप्लाई दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पे दवा और रोग दिया हुआ है, तो कुनैन या मलेरिया के लिए संबंधित है, क्या हो जाएंगे, ए का 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रोसिन, तो क्रोसिन की बात किया जाए यानी बी, तो बी का हो जाएंगे ज्वर। एक है एविल, तो एविल का उपयोग मतलब एविल जो दवा है
तो कौन से रोग से संबंधित हो जाएंगे, तो यह एलर्जी से हो जाएंगे। और एक यहाँ पे दिया हुआ है कंपोज, तो नींद, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, वह न्यूनतम संभावित ताप है, जिसे हम लोग दूसरे नाम में परम शून्य ताप बोलते हैं, परम शून्य। तो 132 का हो जाएंगे -2, ऑप्शन नंबर सी यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस। द्विधारी या बाइनरी संख्या 111 निरूपित कर दी है, तो इसे हो जाएंगे 7। जब इसे द्विधारी में चेंज करेंगे तो 7 लिखाएगा। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है, तो इस बहुलक का नाम है केवलर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बाकी रेडियो, अवरक्त और बैगनी है। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस के साथ कंप्लीट कर लिए। जो भी यहाँ तक वीडियो देखें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे पीडीएफ को, बहुत दिन से पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपडेट नहीं किया हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो सारे पीडीएफ को अपडेट कर दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।